हाँ जी बच्चों, तो स्टडी नॉर्म्स में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम क्या करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे और उसको इन डेप्थ एनालिसिस के लिए एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या रहेगा, सीबीएसई के हिसाब से भी परफेक्ट रहेगा और जेके बोस के हिसाब से भी परफेक्ट रहेगा। कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आएगी, कहाँ कहाँ आपको क्या नहीं करना है, वो चीजें मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर है। तो इससे पहले अगर आप कुछ पढ़ के आए हो इस क्लास में, तो आप वो पढ़ के आए हो मोशन चैप्टर, जो आपने स्कूल्स वगैरह में या इधर उधर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फोर्स जो है लॉज ऑफ मोशन के साथ उसका क्या लिंक है और फोर्स होती क्या है। इतना हम जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स होती क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स के बारे में सुना भी है। पिछली क्लासेस में जैसे 8th क्लास में, 7th में, 6th में, या तब आप देखते थे कि फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन होती थी, और वो डेफिनेशन क्या होती थी, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स को सिंपली हम क्या बोलते थे, पुश या पुल। पुश क्या होता है, धक्का देना, पुल होता है खींचना। तो सिंपली हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। अब जैसे हमने 9th क्लास में एंटर करा है, तो थोड़ी सी जो डेफिनेशन है वो हो गई है एडवांस। बोलता है इस पुश और पुल की वजह से क्या हो रहा है, तीन चीजें हो रही है। अगर हो रही है तभी फोर्स लग रही है, अदरवाइज नहीं लग रही। तो वो तीन चीजें क्या हो रही है, ठीक है। पुश और पुल जो है फोर्स है, और ये करती क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी, मान लो ये बॉडी है एक, ठीक है, क्लियर है। अगर ये बॉडी है, अगर ये रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है, मैं यहां से क्या करता हूं, थोड़ा सा धक्का लगाता हूं इसको, पुश लगाया, क्या लगाया, यहां से पुश लगाया, मैं यहां से पुश लगाता हूं, ठीक है। और पुश लगाने पे, अगर पुश लगाने पे बॉडी मूव कर जाए, मतलब रेस्ट से किस में आ जाए, रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। ये समझ आया क्या बोल रहा हूं। पुश लगाने से, यहां पे मान लो एक हुक लगी है छोटी सी, इस तरह भी कर सकते, खींच सकते हैं। यहां तो पुश लगा लिया, मतलब धक्का दे लिया, यहां अपनी तरफ खींचा, और हमारे खींचने से ये बॉडी रेस्ट, पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में आ गई, मतलब मूव करने लग गई, तो हम बोलेंगे इस पे फोर्स लग रही है। ठीक, क्लियर। तो इसने क्या किया, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया, मतलब रेस्ट से किसमें लाए, मोशन में ले आए। और मान लो जैसे ये क्रिकेट बॉल है, ये ऑलरेडी हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, और हमने इसको यहां से रोक दिया, अपनी तरफ खींच लिया, कैसे करके इसको रोक दिया। तो ये ऑलरेडी किसमें थी, मोशन में थी। जब मेरे पास पहुंची तो तब मैंने क्या करते, इसको कहां ले आया, इसको रेस्ट में ले आया। तो फोर्स ने क्या किया, जो बॉडी रेस्ट में थी उसको मोशन में लाया, तो मोशन में थी उसको रेस्ट में लाया। ये काम करती है फोर्स। दो काम तो ये हो गए, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाती है, या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ले आती है। ठीक है, तीसरा वो क्या करती है, मान लो कि बॉल आ रही थी मेरे पास ऐसे, और मैंने यहां से शॉट मारा और बॉल इधर आ गई, ठीक है। तो इसने इसमें क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। हमने क्या चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स क्या कर सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है, या मोशन से रेस्ट में ला सकती है, या डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ठीक है, देखिए उसके बाद ये दो काम करती है। तीसरा क्या करती है, शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज करती है। मान लो ये बॉल है, इसमें बड़ी ज्यादा फोर्स लगाता हूं, तो बॉल की शेप कुछ टाइम के लिए क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, जहां हम वीडियोस वगैरह भी देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, अगर मेरे पास ये स्टील का कोई ऐसे, या किसी मेटल का, ये अपने पास क्या है, बॉक्स है, इसमें मैं बड़ा ज्यादा हैवी वेट डालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इससे पीछे कैसे हो जाएगा। तो शेप क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। तो फोर्स ने क्या काम किए, तीन काम किए। पहले फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, ठीक है, पुश या पुल होता है। इस पुश या पुल की वजह से क्या होता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में रहेगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में आ रही है तो डायरेक्शन चेंज कर देगी, है ना, एक डायरेक्शन में आ रही है तो डायरेक्शन चेंज कर दी। तीसरा, शेप या साइज हम चेंज कर देंगे। तो ये आ गए फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन। बट हम अब 9th क्लास में पहुंच गए हैं, थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
थोड़ा एडवांस कैसे पढ़ेंगे, बोलता है मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वो तो हो गई थ्योरी। अब थोड़ा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, स्टेट वाले भी देंगे तो उनको भी आगे काम आएगा। मैथमेटिकली क्या होता है, फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। किसका प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सेलरेशन का। मतलब अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, इसका कोई मास है, मास, और ये मास है, ये चल रहा है अपने ना नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। अगर ये थोड़ा भी तेज हो गया या स्लो हो गया, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड या वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, स्पीड या वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, चेंज। थोड़ा समझना, अगर कोई बॉडी है तो मास, उसको मैं पुश कर रहा हूं धीरे धीरे, अचानक से उसको मैं तेज कर दूं या स्लो कर दूं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो गई तो बॉडी हमारी क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई, है ना। इस बॉडी का मास कुछ था, मान लो इसका मास क्या था, इसका मास m था और इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, a। अगर बॉडी का मास m है और वो अपनी जगह से एक्सेलरेट हो जाती है, अपनी स्पीड को ज्यादा या कम कर देती है तो फोर्स लगती है, ये बोलता है। अगर बॉडी एक्सेलरेट होती ही नहीं है, जिस स्पीड से चलती जा रही है वैसे ही चल रही है, या रेस्ट में पड़ा तो रेस्ट में ही पड़ा है, अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, उस केस में हमारी फोर्स क्या होती है, देखना m इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा, 0। उस केस में मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लग रही। सिंपल फंडा है, ठीक है इतना। अच्छा, एक्सेलरेशन तो मैं आपको समझा देता हूं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना, किसके साथ, टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन है, ये तो हमें पहले से ही पता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूटी या बाइक चलाते हैं, आपके पास जो हैंडल होता है ना, और वहां पे आप जो जिससे रेस देते हो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर बोलते हैं। अगर आप उसको खींचते हो, स्पीड तेज रहती है, छोड़ते हो स्पीड रहती है स्लो, दोनों केस में उसकी स्पीड बदल रही है, बदल रही है ना, तो वो आपकी क्या है, एक्सेलरेशन है। अब आप ये सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं स्पीड बदल रही है, कभी मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी बदल रही है, तो बड़े सारे केसेस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। बड़े सारे केसेस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम। कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। मान लो बॉडी ए से बी तक आ रही है, इस केस में डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इसकी स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोलेंगे। या ऐसे याद रखो, अगर स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है, स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहां से क्लियर हो गया, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही तो फोर्स उस पर नहीं लगेगी बेटा, कोई सी फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर, एक्सेलरेशन तो समझ आ गया। अब आ गया मास क्या होता है। मास होता है, आज तक हम मास को गलत समझते आ रहे हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, फिर फिलहाल इतना याद रखो। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए सबस्टांस या मटेरियल, जो भी है। किसी मटेरियल में, किसी सबस्टांस में कितना मैटर है, जैसे ये मेरा बॉक्स है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स, कितना मैटर एक्चुअल में है, बाकी फोर्सेस को छोड़ के, तो एक्चुअल में इसके पास है वो क्या होगा, मास होगा, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटी को हटा दूं तब की बात है, ग्रेविटी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मान लो हम किसी का वजन नापते हैं, वजन आता है जी 50 kg, तो उसका एक्चुअल में 50 kg नहीं है, कुछ ग्रेविटी की वजह से भी आ रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना यार। ऐसे समझो ना, यहाँ पे अगर एक वेट मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हो, मान लो मास इसका आया 2 kg, कितना मास आया 2 kg, मैं ऊपर से हाथ रख देता हूं, दबाता हूं तो बढ़ता रहेगा। वैसे ही ग्रेविटी भी हम ऐसे ही नीचे खींच रही है, इसलिए जो है वजन यहाँ पे मास जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो मास ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, चलो ये अलग चीज हो गई। तो मैंने आपको बताऊंगा मास क्या होता है, ये क्या होता है, ये बता दिया, ठीक है। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा, फोर्स हमारा निकल जाएगा, सिंपल फंडा है। अच्छा, अब फोर्स को मेजर किससे करेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, वो मेजर करेंगे, वो देखेंगे। देखिए, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर
फोर्स को हमें मेजर करना तो हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में करेंगे। अरे सिंपल है, जैसे मास को केजी में मेजर करते हैं तो फोर्स को भी तो मेजर करना है, तो वो किस में करेंगे? न्यूटन में करेंगे। एस आई यूनिट का मतलब क्या होता है हमारा? एस आई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हमारा क्या है? न्यूटन। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वो यूनिट होता है जो दुनिया में हर जगह पे सेम होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, कोई डोगरी में बात कर रहा है, कोई कश्मीरी में कर रहा है, कोई भद्रवाही में कर रहा है, लेकिन जब आपस में कम्युनिकेट करना तो हिंदी में करेंगे। तो हिंदी हमारी क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और वो सबको भी समझ आएगी। वैसे ही यूनिट्स होते हैं जो क्या रहते हैं? हमारे स्टैंडर्ड रहते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूटन। यहां तक सही है? अच्छा, अगर आप मैं आपको पूछूं, बताओ बच्चों 1 केजी कितना होता है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है कितना होता है, वो होता है 1000 ग्राम, सीधा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, ये फॉर्मूला था ना, फोर्स इक्वल टू, अगर मैं यहीं से पूछ लू डिफाइन करो 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन कितना होता है, तो कैसे करेंगे? 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखेंगे 1 न्यूटन क्या होता है, देखना ध्यान से। इसी को फॉर्मूले को लेंगे। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? 1 न्यूटन। मास का यूनिट क्या है? 1 केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आप पढ़ के आए हो पिछले वाले चैप्टर मोशन में। ठीक है, न्यूटन, केजी और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कब होगा? हम लिखेंगे फोर्स कब होगी 1 न्यूटन? इज सेड टू बी 1 न्यूटन। कब बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 केजी, उसकी अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाए, मतलब 1 केजी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, 1 केजी का मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये एक्सेलरेट करते करते कितना हो जाए? 1 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन से जाए, उस टाइम पे इस पे जो पूरी फोर्स लग रही होगी वो आपकी 1 न्यूटन होगी। सिंपल फंडा है, समझ आया? अगर 1 केजी ऑब्जेक्ट है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन अटेन कर लेता है, उस पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? 1 न्यूटन जो है वो फोर्स होगी। सिंपल, ये बुक में से बीच में से कहीं से भी पूछ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, कोई वीडियो देख रहा हो तो वो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकता है, अदरवाइज हमारे पीडीएफ जो है वो आपको साथ में मिल जाएंगे। अगला देखिए, 2 प्रकार की फोर्स होती है, एक होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। तो बड़ी प्रकार की होती है, हमने पढ़ना है बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स कौन सी होती है। ठीक है, अच्छा आपको बेटर मैं ऐसे समझा पाऊंगा। देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होती है? मान लो ये एक लड़की है, इसको हम नाम, पहले नाम देंगे इसको, ये है ए, ये लड़की है बी। ठीक है, क्लियर है? एक लड़की ए है, दूसरी लड़की क्या है? बी। जो ए लड़की है वो अपनी साइड इस रस्सी को खींच रही है, मान लो कितनी फोर्स लगा रही है? 10 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रही है? 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो ए वाली लड़की लगा रही है। और जो बी वाली लड़की है ना, जो दूसरी वाली लड़की है, वो कितनी फोर्स लगा रही है? वो अपनी तरफ खींच रही है, मान लो ये भी कितनी लगा रही है? 10 न्यूटन। ठीक है, जितना जोर इसको है उतना ही जोर इसको है, दोनों बराबर जोर से खींचेंगे, तो रस्सी किसकी साइड जाएगी? रस्सी तो किसी की साइड ही जाएगी। रस्सी जो है वो किसी की साइड नहीं जाएगी। रस्सी कहां रहेगी? ऐसे रहेगी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो बीच में से टूट जाएगी, लेकिन जाएगी किसी की साइड में। तो ऐसी फोर्स जहां दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है, या जिनका वेक्टर सम 0 आता है। वेक्टर सम का मतलब होता है, वेक्टर सम का मतलब होता है, देखिए ए पे कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। आपकी मर्जी, आप बी को प्लस ले सकते हो, ए को प्लस, ए को प्लस लेना है, तो मैंने ले लिया ए को प्लस 10 न्यूटन। बी उस साइड लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी मेरे को हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन। अब अगर मैं ए प्लस बी को करूं तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस, इनका सम क्या आया? 0। इनका सम क्या आया हमारा? 0 आया।
देखिए फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस, तो इसका सम आया 0। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जिसका सम सारी फोर्सेस का क्या आता है, सारी फोर्सेस का सम हमारा क्या आता है, 0 आता है। इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 होती है। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कहीं जा ही नहीं पाता, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट। आपने ये भी याद रखना है, जब भी कभी जिंदगी में आपको पता चले, जब भी कभी पता चले वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, उस केस में आपकी एक्सेलरेशन 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज ही नहीं हो रही, जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एफ नेट 0 लिखा है, मतलब नेट फोर्स, नेट का मतलब होता है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हमारी क्या रहेगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, इधर प्लस इधर माइनस, तो टोटल फोर्स उस पर लग ही नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स रहेगी 0। तो ऐसी फोर्स जो इक्वल लगती है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ठीक है, आगे देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, सेम। अब यहां पे हमने दो बंदे रख दिए हैं, तो ये कितनी लगा पा रहा है, ये लगा पा रहा है 10 न्यूटन की, ये दोनों, ये भी 10 की लगा रहा है और ये भी 10 की लगा रहा है। तो ये है बी वाले, ये है ए वाले। ठीक है, तो किसकी साइड जाएगा, ऑब्वियसली बी वाले की साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, ज्यादा है फोर्स, 20 न्यूटन की है। तो बोलता है क्या होता है, अनबैलेंस तब होता है जब वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तब उनका सम 0 नहीं आता। इनका सम क्या रहेगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का इफेक्ट उससे चला जाएगा, तो 10 आएगा, सम टोटल इसका 0 नहीं आता। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आता है, मतलब ऑब्जेक्ट बी वाली साइड जाएगा। तो इस केस में आपकी जो टोटल फोर्स है, जो आपकी नेट फोर्स है, वो 0 नहीं होती है, ये याद रखना। नेट मतलब टोटल, तो टोटल फोर्स जो है हमारी वो 0 नहीं होती इस केस में। इतना आपने ये है वो आगे याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्लियर है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनर्शिया क्या होता है और मास क्या होता है, और इन दोनों का लेना देना आपस में क्या है। ठीक है, टॉपिक देखना ध्यान से। इनर्शिया क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू रेजिस्ट चेंज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको इनर्शिया बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई एक बॉडी है, वो अपनी मर्जी से, अपने कंट्रोल से, बॉडी अपने कंट्रोल से ना तो रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है, ना तो मोशन की स्टेट को चेंज कर सकती है, ना डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इनएबिलिटी, बॉडी को नहीं पता है, बॉडी नहीं कर सकती, बॉडी करना तो चाहती है कि मैं मोशन में ना आऊं, लेकिन वो मोशन में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले से ही रेस्ट में होता है। जैसे मान लो आप हो, आप ही हो, आप इस बस में खड़े हो, बस अचानक से चलना स्टार्ट हो गई, तो आप किसी, आप मोशन में जाओगे तो पीछे की तरफ जाओगे, तो ये आपका क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जितनी बार मर्जी हो जाए, गाड़ी स्टार्ट होगी, आपको एक झटका लगेगा ही लगेगा। आपको पता है कि झटका लगना, आप कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी पूरी हमारी क्या होती है, रेस्ट पर, वो अचानक से मोशन में रहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, गाड़ी मूव कर रही है, ऑलरेडी मोशन में है, अचानक से क्या लग गई, ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगा दी तो आप आगे के लिए जाओगे, तो ये आपका आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो एक साइड टिल्ट हो जाते हैं, जब दूसरी साइड मोड़ते हैं तो दूसरी साइड टिल्ट हो जाता है। विंडो साइड पे जाएंगे, दूसरी साइड जाएंगे, जितना मर्जी कंट्रोल कर ले। जैसे देखो ये जा रहा है तो इस साइड, तो ये इस साइड मूव कर रहा है, ये बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। ये समझ आया तीनों, इनर्शिया समझ आया। ठीक है, आगे देखिए, जब आप मोड़ पे जाते हो, अगर गाड़ी इधर जाएगी आप बाहर की तरफ जाओगे, दूसरे मोड़ पे जाएगी आप अंदर की तरफ आओगे, है ना। तो एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई सर्कुलर पाथ होता है ना, पूरे सर्कुलर पाथ में अगर आप घूम रहे हो, आप टिल्ट होके, अगर आप रनिंग करो आपको टिल्ट होके करनी पड़ेगी, आप सीधे रनिंग नहीं कर सकते। या अगर ऐसे नहीं समझ आता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में धागा बांधते हो, उसको घुमाते हो, तो वो तभी घूमेगा। उसमें क्या होगा, देखो आपने धागा बांधा, मान लो इस पे बांधा, इसको घुमा रहे हैं,
अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये बड़ा दूर जाएगा, अगर अंदर के लिए झटका दिया तो ये अंदर के लिए आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो क्या होगा, इस पे दो फोर्सेस इस टाइम पे लग रही होती हैं, एक फोर्स होती है जो बाहर की तरफ लगती है, एक फोर्स होती है जो अंदर की तरफ लगती है। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, बराबर कर देती है, तभी ये गोल सर्कल में घूम पाएगा। अदरवाइज एक भी फोर्स ज्यादा हो गई तो ये उस साइड चला जाएगा। जो बाहर के लिए फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, जो बाहर के लिए लगेगी उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, जो अंदर के लिए लगेगी उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल या टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, सेंट्रीपिटल होती है अंदर के लिए लगती है, बाहर के लिए लगती है, उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसका रेडियस है उतना ये होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला इसका होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, m होता है मास, m क्या होता है मास ऑब्जेक्ट का, v क्या होती है वेलोसिटी, r क्या होता है रेडियस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल भी सेम होगी, मैंने बताया आपको सेंट्रीफ्यूगल भी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, F = mv²/r, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना। फोर्स का फॉर्मूला सेम, अभी हम पढ़ेंगे, इसको ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, अभी बुक में है भी नहीं इतना, ऐसे बता दिया। अंदर की तरफ लगेगा mv²/r, बाहर लगेगा -mv²/r। ठीक, अच्छा, जैसे लास्ट टॉपिक देखो, मास क्या होता है। मास इज ए मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी मैटर में कितनी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की। अगर मैं अर्थ पे मेजर करता हूं तब भी सेम होनी चाहिए, मून पे करता हूं तब भी सेम, हर जगह पे सेम है, उसको हम बोलते हैं मास, जो हर जगह पे सेम आता है। एक्चुअल क्वांटिटी तो बदल नहीं सकती क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इससे क्या करता है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना, जितना ज्यादा मास होगा उतना मोशन को कम रेजिस्ट कर पाएगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा मोशन को वो रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए मास का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मास का एसआई यूनिट है केजी। क्या यूनिट है मास का, केजी इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, देखिए ये है, मान लो अर्थ पे मास है 1 kg। ठीक है, अर्थ पे मास 1 kg है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कितनी है 9.8। तो अर्थ पे टोटल कितना वेट आ जाएगा, 9.8 को 1 से करेंगे तो इतना फर्क आता है, मतलब 1 किलो की चीज हमें इतने मिलेगी। तो मून पे जाओगे, मून कितनी है 1 kg मास है 3.72, तो चेंज हो रहा है ना। अगर वो मून पे 1 kg रहेगा और इधर भी 1 kg रहेगा, ग्रेविटी हटा दें, अगर बीच में से ग्रेविटी अगर बीच में से हटा दें, तो जो 1 kg की चीज है वो दोनों जगह 1 kg हमें दिखेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो मास है, मतलब उसकी एक्चुअल क्वांटिटी है, ग्रेविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ठीक है, तो ये है आपका आज का लेक्चर। ठीक, क्लियर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, न्यूटन्स के लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कल हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम बताएंगे वेट का और मास का क्या लेना देना है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और जो भी अगर आपको लगता है कि हमें आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवाने, वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।